नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी की बुक का टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पहले स्टडी की है कि किसी भी कोशिका के अंदर जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा यानी कि हम यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी का उत्पादन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होता है। इसे हम सेल्यूलर साइट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के स्थल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को जब हम एक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो मान लो ये एक सेल है। इस सेल के अंदर यहां पे इसका न्यूक्लियस हो गया, यहां पे ये पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुकी है, और यहाँ पे ये है राइबोसोम एंड ये जो गोल्जी बॉडीज है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलती है। हम इसकी थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट, केंद्रक वाला पार्ट। यहां पे पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से रीअरेंज होती हैं। और यहां पे पाई जाती है जो गोल्जी बॉडीज होती हैं। सिस्टर्नीस के रूप में। देखो, यदि हम इसे मार्क करें तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये जो है इस पे कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पे इस तरह की संरचना मिलती है, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप जब भी एक सेल की स्टडी करते हो तो उसके अंदर आपको इस तरीके से क्या दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। राइबोसोम। सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। गोल्जी बॉडी। तो देखो, यहां पर यदि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर हमें न्यूक्लियस वाला पार्ट भी दिखाई देता है, हमें इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई देती है, और इसके साथ जो है यहां पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। जैसे कि आप लगातार कंटिन्यू टॉपिक्स को कर रहे हो, उसके अंदर हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित पदार्थ जो होते हैं वो गोल्जी बॉडीज की सिस फेज से एंटर करके ट्रांस फेज से होते हुए सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं।
यहां पे हमने कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक कोशिका यानी कोशिकाओं के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है, एक्टिविटी के आधार पर इनकी संख्या होती है। कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या 1 भी होती है और कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या 5 से लेकर 500 तक भी हो सकती है। तो देखो हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। दूसरी बात, सेल्यूलर साइट ऑफ रेस्पिरेशन, इन्हें कोशिकीय श्वसन के स्थल भी कहा जाता है। तो देखो इन दो, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन होता है जिस कारण इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल्यूलर साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला रीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस रीजन के अंदर 2 प्रकार के साइकिल चलते हैं, जिसको पहले को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, और दूसरे को बोलते हैं ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो होता है वो इसके अंदर चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में और अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन क्रेब्स चक्कर की और ईटीएस साइकिल की भी, लेकिन उससे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो हिस्ट्री है सबसे पहले, यानी जब हम किसी भी कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि जो गोल्जी काय की खोज है वो किस साइंटिस्ट ने की थी, कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सर्वप्रथम कहां देखा गया, हमने देखा था कि गोल्जी बॉडीज को देखा गया कहां पे, कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को देखो सर्वप्रथम 1880 में कॉलिकर नामक साइंटिस्ट ने कीटों की मसल सेल्स में, कीटों की पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति का वर्णन कणिका में संरचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जो कॉलिकर नामक साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले ये बताया कि जो कीटों की मसल सेल्स होते हैं, कीटों की पेशी कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कणिका युक्त संरचना पाई जाती है। उस संरचना को इन्होंने देखा, सबसे पहले नाम नहीं दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ इन्होंने देखा। कॉलिकर नामक साइंटिस्ट ने कीटों की पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति का वर्णन किया, यानी उन्होंने ये कहा कि कीटों की पेशी कोशिकाओं में एक बिंदु के समान, एक ग्रेन्यूल्स के समान या एक कणिका के समान संरचना कुछ पाई जाती है। फिर बाद में आया फ्लेमिंग ने 1882 में इन्हें फीलिया नाम दिया। फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इन्हें क्या नाम दिया, फीलिया या फाइला नाम दिया। फिर 1894 में अल्टमान ने इन्हें क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। आपको 1 बाय 1 इनके नेम याद रखने हैं कि बायोप्लास्ट नाम किसके द्वारा दिया गया, बायोप्लास्ट नाम दिया गया अल्टमान के द्वारा। फिर देखो इन्हीं संरचनाओं को बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम प्रदान किया। यानी कि अगर बात की जाए तो देखो सबसे पहले देखा किसने, कीटों की पेशी कोशिकाओं में कॉलिकर नामक साइंटिस्ट ने देखा। फिर यहाँ पे फ्लेमिंग और अल्टमान ने इनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। फ्लेमिंग ने इन्हें फीलिया नाम दिया, जबकि अल्टमान ने इन्हें क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा। यानी कि सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो दिया। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें इससे पहले देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर 2 वर्ड होते हैं, एक होता है माइटोस और एक होता है कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि
माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, जैसा कि यहां पर देखो, जैसा कि हमें यहां पे देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जिसमें माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी धागे के समान एक कणिका युक्त संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइटोस और दूसरा कॉन्ड्रिया। माइटोस का मीन्स होता है थ्रेड लाइक यानी धागे के समान, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। धागे के समान यदि कोई ग्रेन्यूल्स पाया जाता है कोशिका के अंदर तो वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। देखो अल्टमान का यह भी अनुमान था कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कोशिकीय ऑक्सीकरण से होता है, और फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी थ्योरी के रूप में वर्णन किया। हमें मेन चीजें करनी है इसके अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा किसने, कोलिकर ने। अल्टमान और फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाद में इसकी खोज की और इसे फ्लेमिंग ने नाम दिया फिलिया और अल्टमान ने नाम दिया इसे बायोप्लास्ट। लेकिन जो संपूर्ण रूप से इस माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा। फिर देखो हम यहां पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जैव रासायनिक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। ह्यूग ब्लूम तथा उसके अन्य साथियों, ह्यूग ब्लूम और उसके अन्य साथियों ने माइटोकॉन्ड्रिया एवं श्वसन प्रक्रिया के संबंधों को प्रमाणित किया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एटीपी उत्पादन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। फिर सिक्विट्ज नामक साइंटिस्ट ने इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। फिर पैलेडे और कई साइंटिस्ट आए। हमें इसके अंदर मेन चीजें याद रखनी है, कॉलिकर, फ्लेमिंग, अल्टमान, इन्होंने क्या क्या नाम दिए, बेंडा ने क्या नाम दिया, और जो इसे किस नाम से जाना जाता है। फिर देखो फिर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहां कहां पाया जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ, पादप व जंतु। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जिस प्रकार आपने गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, गोल्जी बॉडीज में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि गोल्जी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। यदि मैंने अपवाद स्वरूप बात की थी तो मैंने आपको बताया था मनुष्य की आरबीसी, चालनी नलिकाएं और कवकों में ये जो गोल्जी बॉडीज होती है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो देखो इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखो फिर इनकी बात करते हैं हम नंबर की। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यदि संख्या की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी संख्या 5 से लेकर 5 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन कोशिका की एक्टिविटी यानी कोशिका की सक्रियता के आधार पर ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। देखो एक ही प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संख्या लगभग क्या होती है, निश्चित होती है। एक ही प्रकार की सेल्स जो समान प्रकार की एक्टिविटी प्रदर्शित करती हैं उनमें इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु विभिन्न जीवों की कोशिकाओं में इनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता के अनुपात में मिलती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। देखो कैसे, प्रोटोजोआ जैसे माइक्रोमोनास में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। प्रोटोजोआ संघ का जीव है जिसका नाम है माइक्रोमोनास, उसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जबकि लीवर सेल्स में 1000 से लेकर 1600 तक अमीबा पाए जाते हैं। जबकि लीवर सेल्स में 1000 से 1600 तक अमीबा केओस में इनकी संख्या कितनी होती है, 5 लाख तक होती है, 5 लाख तक होती है। यानी कि आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी संख्या 1 से प्रारंभ होती है और 5 लाख तक होती है। कोशिका की सक्रियता या एक्टिविटी के आधार पर इनकी संख्या होती है। फिर हम बात करते हैं
इसके शेप की, हमने साइज की बात की, सॉरी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, हमने नंबर्स की बात की। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट है। नंबर की बात करें तो जो सबसे पहले हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है इन कोशिकाओं, एक ही प्रकार की जीवों में इनकी संख्या, एक ही प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संख्या समान होती है, लेकिन अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। किस आधार पर मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में जो एक्टिविटी होती है, कोशिका की एक्टिविटी के आधार पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्योस में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 लाख तक होती है, जबकि यहां पे हमने बात की कि प्रोटोजोआ माइक्रोमोनास में इनकी संख्या केवल होती है 1। अब देखो हम बात करते हैं इसकी साइज की। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की सॉरी जो शेप होती है, शेप यानी आकृति जो होती है वो सोसेस के समान होती है। किसके समान? सोसेस के समान कह सकते हैं, या फिर जो बेलनाकार आकृति होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कोशिका के प्रकार अथवा इसकी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। साधारणतः यह कणों, धागों व छड़ों के रूप में भी देखी गई है। कभी कभी यह मुद्राकार यानी क्लब शेप्ड, टेनिस के रैकेट के समान सदस्य या वेसिकल्स रूप के आकृति के भी हो सकते हैं। मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? बेलनाकार आकृति के जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कोशिका के प्रकार तथा इसकी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। यह कणों के रूप में पाया जा सकता है, धागों के, छड़ों के रूप में, टेनिस के रैकेट के समान, या फिर वेसिकल्स के आकृति के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके आकार की। देखो इनका व्यास जो होता है वो 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि इनकी लंबाई, इनके यदि व्यास की बात करें तो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। लंबाई इनकी होती है 2 से लेकर 7 माइक्रोमीटर तक। यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा होता है? यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कितने माइक्रोमीटर व्यास का होता है? 1 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। तो देखो हमने बात की इसके अंदर साइज, शेप, नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर हमने बात की इसके नंबर की, 1 से लेकर 5 लाख तक इनकी संख्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ा माइक्रोमोनास में, माइक्रोमोनास के अंदर इनकी संख्या 1 होती है, जबकि क्योस नामक जो क्योस के अंदर इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 5 लाख तक होती है। शेप की बात करें तो ये धागे के समान, वेसिकल्स रूप में, छड़ों के रूप में, क्लब शेप, टेनिस रैकेट के समान सभी शेप में पाए जाते हैं। फिर हमने साइज की बात की तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2 से लेकर 7 माइक्रोमीटर तक होती है। इनका व्यास जो होता है वो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। इनकी लंबाई हमने बात की। यीस्ट का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसका व्यास होता है 1 माइक्रोमीटर। अब देखो नेक्स्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, यानी यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा होता है, जबकि यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा होता है, जबकि एम्फीबिया के डिंब कोशिकाओं में जो इनकी संख्या, इनका जो साइज है वो क्या मिलता है? 30 से 40 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, यहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जो कि इस तरीके से दिखाई गई है। इसके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ और स्पार्ट होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार की होती है? कुछ जगहों पर इनवेजिनेटेड होती है, अंतर्वलित होती है। देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन,
अगर उस डायग्राम से समझना है तो आप इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। फिर ये जो है ये है इनर मेम्ब्रेन। हमने आउटर मेम्ब्रेन देखी, इनर मेम्ब्रेन देखी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो जगह जगह पर क्या होती है, इन्वेजिनेटेड होती है। ये जो जगह जगह पर इन्वेजिनेटेड होती है, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से। ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें हम यहां पे कहते हैं ऑक्सीसोम। यानी इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरीके की संरचना जो है, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। हम इस तरह की संरचना को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ये क्या है, ऑक्सीसोम। और यहां पे इसके अंदर जो इस तरीके का डीएनए दे रखा है, यहां पे डीएनए है और इसके अंदर कुछ क्या है, ये डीएनए जो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो कुछ विशेष प्रकार की ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यहां पे ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और इसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये है राइबोसोम। तो आप देखते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर ये और ये दोनों सेम है लगभग, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है या इस तरीके से दिखाई देता है। देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है वो डायग्राम में दिखाई गई है। इस अध्ययनों से क्या ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन युक्त और कलाबद्ध युक्त, डबल मेम्ब्रेन या डबल कलाओं से युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां पाई जाती है, दो झिल्लियां, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया दो इकाई कला द्वारा परिबद्ध संरचना है और ये दोनों ही मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों ही मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। देखो तथा इकाई कला संरचना के अनुरूप गठित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इन झिल्लियों को आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है जिसमें आउटर जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन को बाह्य कला तथा इनर मेम्ब्रेन को अंतः कला कहा जाता है। इन्हीं कलाओं की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में दो चैम्बर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल चैम्बर और एक होता है एक्सटर्नल चैम्बर, यानी आंतरिक कक्ष और बाह्य कक्ष। देखो यहां पे आपको कुछ इस तरह, देखो ये इनर चैम्बर है, ये आउटर चैम्बर है। ये अंदर वाला जो है इनर चैम्बर, अंदर वाला जो चैम्बर होगा वो होगा इनर चैम्बर और बाहर वाला जो चैम्बर होगा वो क्या होगा, आउटर चैम्बर। बाहर वाला हो गया आउटर चैम्बर और अंदर वाला कहलाएगा इनर चैम्बर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, दोनों झिल्लियों को हम बाह्य कला और अंतः कला कहते हैं। इन दोनों कलाओं के मध्य में कुछ कक्ष लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कुछ कक्ष बन जाते हैं जिन्हें बाह्य कक्ष और आंतरिक कक्ष कहते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर आपको अभी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इसकी इनर मेम्ब्रेन ये वाले, फिर इसका आउटर चैम्बर, ये इसका यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीसोम भी नाम देते हैं। फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये डीएनए और ये डेंस ग्रेन्यूल्स है। इसके अंदर मैट्रिक्स वाला रीजन जो होता है वो यहाँ पे मैट्रिक्स वाला रीजन हो गया।
और जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। यदि हम इस ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो ये ऑक्सीसोम, देखो ये वाला जो पार्ट है कि सबसे पहले हम इतने इतने भाग की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है इतना इतना पार्ट है, इसकी स्ट्रक्चर को हम यहां पर लेते हैं। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं क्रिस्टी, और यहां पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये जुड़े हुए हैं। अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को लेते हैं, ये इतनी, तो इस स्ट्रक्चर को हम नीचे की तरफ दर्शा सकते हैं। देखो ये इसका हेड पीस है, ये वाला, ये इसका हेड रीजन है, ये इसका स्टार्क रीजन है जो डंडी है, और ये ऊपर वाला जो है इसका बेस। यानी कि ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिसके अंदर ऊपर वाला हेड रीजन होता है, ये इसका स्टार्क रीजन है, और ये जो रीजन है ये इसका बेस वाला रीजन कह दो या बेस पीस कह दो। इस रीजन को हम कहते हैं, हेड रीजन को कहते हैं F1, और जो बेस रीजन होता है इसको हम कहते हैं F0। यानी F1 F0 पार्टिकल्स भी नाम दिया जाता है इनको, यानी ऑक्सीसोम को F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार से होती है। देखो हमने बात की यहां पे कि सबसे पहले देखो, सबसे पहला आता है आउटर मेम्ब्रेन। यहां पे ये थोड़ा सा पार्ट डिलीट हो चुका है। आउटर मेम्ब्रेन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सतह जो होती है वो किसका निर्माण करती है, आउटर मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर हम बात करते हैं देखो इनर मेम्ब्रेन की, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाले पदार्थों व विभिन्न उपापचयी पदार्थों के प्रति बाह्य कला पारगम्य होती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो विभिन्न पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। बात करते हैं सेकंड की, जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली भी लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन्स की हम बात करें तो दोनों मेम्ब्रेन्स की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। इसके वह बाह्य कला के मध्य के स्थान को बाह्य चैम्बर या बाह्य कला अवकाश कहते हैं। मैंने आपको भी बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के मिड में जो अवकाश पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं, या आउटर चैम्बर कह दो, या बाह्य कक्ष कह दो, या अंतर कला अवकाश कहते हैं। अंतः कला यानी इनर मेम्ब्रेन एक बड़े व अनियमित स्थान को परिबद्ध करती है। यानी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ घेरे रहती है, किसको, देखो जिसे आंतरिक कक्ष या अंतरक्रिस्टीय अवकाश कहते हैं। अंतः कला इस कक्ष में प्रवेश करने वाले पदार्थों व उपापचयों के प्रति अपारगम्य होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अपारगम्य है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पारगम्य है। ये बात आपको याद रखनी है। पदार्थों के अभिगमन के लिए इसमें विशेष वाहक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई मॉडल्स को देखा था, उनके अंदर हमने एक चीज नोट की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर विशेष प्रकार के वेक्टर्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के वाहक पाए जाते हैं। यही वाहक प्रोटीन्स के रूप में होते हैं जो कि सब्सटेंसों को क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेकर आते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर भी क्या पाए जाते हैं, वेक्टर पाए जाते हैं, वाहक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अंतः कला की बाह्य कक्ष की ओर की सतह को सी फेज और आंतरिक कक्ष की ओर की प्रमुख सतह को एम फेज कहते हैं। देखो एम फेज का मतलब है यहाँ पे मैट्रिक्स वाला रीजन, आंतरिक कक्ष के अंदर की जो रीजन होगा वो कहलाएगा एम फेज। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला आंतरिक कक्ष की ओर अंतर्गलित होकर कई
अंगुली के समान उभार बना लेती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड, अंदर की तरफ मुड़कर उंगलियों के समान उभार बना लेती है। इन उभारों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर के अवकाश को कभी कभी अंतरक्रिस्टीय अवकाश भी कहा जाता है। क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस पाए जाते हैं उन्हें इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहा जाता है, परंतु यह बाह्य कक्ष का ही क्या होता है, भाग होता है। अब देखो, क्रिस्टी की संख्या व आकार में विभिन्नता पाई जाती है। यानी सभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या व आकार में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, जो कोशिका की वायवीय क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, क्योंकि अंतरकला पर ही श्वसन श्रृंखला से संबंध एंजाइम व इलेक्ट्रॉन वाहक उपस्थित होते हैं। वायवीय श्वसन की दृष्टि से सक्रिय कोशिकाएं जो पर्याप्त अधिक मात्रा में एटीपी का उत्पादन करती हैं, में क्रिस्टी आकार में बड़ी तथा संख्या में अधिक होती है। यानी क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होकर एक संरचना, एक उभार बनाती है, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर जो है एक विशेष प्रकार के पार्टिकल्स या कण पाए जाते हैं, जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स या F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। फिर आता है बाह्य कक्ष या अंतरकला अवकाश। देखो, बाह्य कक्ष नॉर्मल सी बात है, बाह्य तथा अंतःकला के मध्य का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य कक्ष। यानी कि बाह्य तथा अंतःकला, यानी कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, आउटर चैम्बर कहलाता है। यह 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, जिसमें एक अपेक्षाकृत कम घनत्व का तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसमें प्रोटीन, एंजाइम व विद्युत अपघटय पाए जाते हैं। यानी कि जो आउटर स्पेस होता है इसका, आउटर चैम्बर और इंटर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है, उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीन्स और विद्युत अपघटय जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और देखो, यहां पे हम बात करते हैं फिर आंतरिक कक्ष की, इनर चैम्बर की। तो देखो, आंतरिक कला से परिबद्ध यानी इनर मेम्ब्रेन से परिबद्ध यह माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बड़ी केंद्रीय गुहा या अवकाश है। इस स्थान या अवकाश में एक प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो हम एम फेज की बात कर रहे थे वही ये है। इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए किस में पाए जाते हैं, यहाँ पे आंतरिक कक्ष या इनर चैम्बर में पाए जाते हैं। साधारणतः मैट्रिक्स समांगी यानी होमोजेनस प्रकार का होता है, परंतु कभी कभी इसमें कुछ कण पाए जाते हैं। ये कण फास्फोलिपिड के बने होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लिए बाइंडिंग साइट यानी बॉन्डिंग साइट यानी बाइंडिंग स्थल का या बंधन स्थल बनाते हैं। फिर है प्रारंभिक कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात मैंने आपको पहले बता दी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्या, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला की एम सतह पर अनेक संवृत कण लगे रहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रारंभिक कण या F1 F0 पार्टिकल्स। इन्हें F1 क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्नांडिस मोरेन नामक साइंटिस्ट के आधार पर इन्हें मोरेन कण भी कहा जाता है, F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। प्रारंभिक कण अंतःकला पर एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। यानी ये जो इस तरीके से लगे हुए होते हैं, इनके मिड में दूरी कितनी होती है 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। एक अनुमान के अनुसार एक माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणों की संख्या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 तक होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5। प्रारंभिक कण वास्तव में एक बहु पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में निम्नलिखित 3 खंडों से या भागों से मिलकर बना होता है। तो ये हमने बात की आज की माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन की। तो हमने आज देखो क्या क्या चीज की स्टडी की है। हमने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री की बात की कि किसने इसे नाम दिया, किसने खोजा, किसने क्या नाम दिया। फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन वाले, इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर और F1 पार्टिकल्स की। तो आगे हम करेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन की बात। आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसे देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।